नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां पर आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धाम में आज का कार्यक्रम को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर थोड़ी देर में छात्रावास का करेंगे शिलान्यास। सरस्वती विद्या मंदिर मांडूवाला में होगा ये कार्यक्रम, जहां देहरादून में आज रहेगा सीएम धामी का दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सीएम पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम को लेकर ये बड़ी खबर, जहां थोड़ी देर में छात्रावास का करेंगे शिलान्यास और सरस्वती विद्या मंदिर मांडूवाला में होगा ये कार्यक्रम। भाई देहरादून में आज रहेगा सीएम धामी का दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सीएम धामी से जुड़ी बताई जा रही है। अब देहरादून से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे खेल मंत्री रेखा आर्या ने मुख्य सचिव को लिखा है पत्र, जहां खेल विश्वविद्यालय के शिलान्यास को लेकर उन्होंने पत्र लिखा है, जहां 29 अगस्त तक शिलान्यास कराने की मांग की गई है। वन विभाग के अफसरों की बैठक जल्द कराने के लिए भी कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां खेल मंत्री रेखा आर्या ने मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है, जिसमें खेल विश्वविद्यालय के शिलान्यास को लेकर उन्होंने ये पत्र लिखा है, जिसमें 29 अगस्त तक शिलान्यास कराने की मांग की गई है और उसी के साथ वन विभाग के अफसरों की बैठक जल्द कराने के लिए भी कहा गया है। अब खबर लालकुआं से है, जो कूड़ा एवं गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहां नगर पंचायत करेगा कानूनी कार्रवाई और वसूला जाएगा जुर्माना और लगाए जाएंगे चेतावनी बोर्ड। दरअसल लालकुआं नगर की सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों तथा खुले में गंदगी एवं कूड़ा फेंकने वालों की खैर नहीं है। नगर पंचायत प्रशासन अब ऐसे लोगों के खिलाफ शिकंजा कसने जा रहा है, जिसमें नगर पंचायत में खुले में कूड़ा एवं गंदगी फैलाने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर ली है, जिसके लिए जल्द ही एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। बताते चले कि लालकुआं नगर पंचायत के पर्यावरण मित्रों द्वारा शहर का कूड़ा कचरा साफ करने तथा डोर टू डोर कचरा उठाने के बाद भी लोग शहर की सड़कों व नालियों के अलावा खुले में कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, जबकि नगर पंचायत ने लोगों को डस्टबिन भी उपलब्ध कराए हैं और उसके बावजूद भी सड़क एवं सार्वजनिक स्थानों पर इधर उधर कचरा पसरा रहता है, जिससे शहर में गंदगी का आलम बना रहता है, साथ ही बीमारियों का भी डर बना रहता है। इसको देखते हुए अब नगर पंचायत प्रशासन ने सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों तथा खुले में गंदगी तथा कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया है। अब नगर पंचायत गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ भारी भरकम जुर्माना भी लगाएगा। इसके लिए जल्द टीम गठित कर विशेष अभियान चलाया जाएगा। वहीं टीम के सदस्य शहर के अलग अलग इलाकों में सड़कों एवं खुले में कूड़ा कचरा फेंकने वालों पर नजर रखेंगे। साथ ही कचरा फेंकने वालों को पकड़कर उनसे मौके पर जुर्माना वसूला जाएगा तथा जुर्माने की राशि नहीं देने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी राहुल कुमार सिंह ने बताया कि शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में नगर पंचायत काफी समय से प्रयास कर रहा है। वहीं प्रतिदिन शहर की मुख्य सड़कों से लेकर हर मोहल्ले में पर्यावरण मित्रों द्वारा सफाई कराई जाती है और साथ ही हर घरों में डस्टबिन भी दिए जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि छोटे बड़े सभी कूड़ा वाहनों से हर गली मोहल्ले का डोर टू डोर कूड़ा उठाया जाता है। इसके बावजूद कूड़ा सड़कों और खुले में फेंका जा रहा है, जो पूर्ण रूप से गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ स्थानों पर कूड़ा फेंकने तथा गंदगी फैलाने की शिकायत उन्हें मिली है। इसके लिए जल्द ही नगर पंचायत द्वारा उक्त स्थानों पर कूड़ा न फेंकने के चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि फिर कोई व्यक्ति कूड़ा एवं गंदगी फैलाता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही उनके द्वारा एक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। सर, नगर पंचायत लालकुआं नगर क्षेत्र को स्वच्छ और अच्छा बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारा बोर्ड भी इसमें सजग है, हमारे कर्मचारी भी, और इसीलिए हम लोग रेगुलर डेली डोर टू डोर यहाँ कूड़ा गाड़ी अपनी चलाते हैं। जो सकरी गलियाँ हैं जिनसे कूड़े की गाड़ियाँ नहीं जा पाती हैं, तो उनके लिए हमने रिक्शा की भी व्यवस्था करी है और हमारा ये कार्य अच्छे ढंग से चल रहा है। लेकिन
कुछ लोगों का मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, कुछ लोगों का किस प्रकार की उनकी मानसिकता है कि गाड़ी आ रही है आपके यहाँ से, और यहाँ नगर क्षेत्र में यूज़र चार्ज भी मात्र 25 रुपये ही अभी घरों से लिया जाता है, तो उसके बावजूद भी वो लोग सड़कों पर फेंक दे रहे हैं। अगर आप कुछ घंटे उसको रख लें और जब गाड़ी आए तब डाल दें, तो हम खुद को भी स्वस्थ रखेंगे, अपने आसपास को भी स्वस्थ रखेंगे और स्वच्छ रखेंगे। लेकिन कूड़ा फेंक देने से आप, ऐसा नहीं है कि आप खुद अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, उसमें मक्खी मच्छर कीड़े बैठेंगे, वो आपके लिए भी हानिकारक हैं। और आप श्रीनगर से है खबर, जहां पर विधानसभा क्षेत्र में भैरव खाल स्थित भैरव मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर राजनीति गरमाई हुई है और इस मामले में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और पूर्व विधायक गणेश गुर्जर के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है, जहां डॉक्टर धन सिंह रावत ने दावा किया है कि कुछ लोग, जिन्हें उन्होंने अकबर बाबर की अनुयायी कहकर भैरव मंदिर के भव्य निर्माण का विरोध कर रहे हैं। आगे उन्होंने यह भी कहा कि राम भगवान के अनुयायी तो मंदिर के पुनर्निर्माण के पक्ष में हैं और आने वाले दिनों में भैरव खाल में भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। वहीं पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अकबर बाबर के अनुयायी होने का ठप्पा पहले से ही डॉक्टर धन सिंह रावत पर भी लगता है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले वर्ष डॉक्टर रावत ने विदेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया था, जिससे साफ होता है कि कौन राम का अनुयायी है और कौन अकबर बाबर का अनुयायी है। दोनों नेताओं की यह बयानबाजी अब सियासी लड़ाई का रूप ले चुकी है। आने वाले दिनों में भैरव खाल मंदिर निर्माण का यह मुद्दा स्थानीय जनभावना, प्रशासनिक प्रतिक्रियाओं और राजनीतिक गठबंधनों के बीच किस तरह उभरता है, ये देखने वाली बात होगी। मैं हमेशा कहता हूं कि धन सिंह रावत जी को अपने विचार व्यक्त करने चाहिए, और क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करता है तो उस व्यक्ति के दिल में क्या है, उस व्यक्ति का सोचने का तरीका क्या है, उस व्यक्ति की सोच क्या है, ये पता चलता है। और कल एक बार फिर उनके दिमाग से नफरत की बातें, उनके दिल से नफरत की बातें सामने आई। उन्होंने कहा कि मैं यहां पर मंदिर बनाना चाहता हूं और जो लोग इस मंदिर को रोकने का काम कर रहे हैं वो बाबर के अनुयायी हैं। धन सिंह रावत जी, आपको ये स्थिति बहुत पूरी तरह पता है। पहली बात तो यहां की मैं बात कर लूं कि ये स्थिति आपको पूरी तरह पता है कि काल भैरव का जिस मंदिर को आप मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, वो एक प्राकृतिक गुफा में पहले से पता नहीं कब से उस मंदिर में लोग, उस गुफा में लोग पूजा करते आ रहे हैं, और स्थानीय लोगों का ये सेंटिमेंट है कि इस प्राकृतिक गुफा को न छेड़ा जाए। भैरवनाथ जी की कृपा हम सब पे है और उन्हीं की कृपा से आज यहाँ पे एक भव्य आयोजन किया गया है। यहाँ पे एक भव्य मंदिर सभी स्थानीय लोग मिलकर हम लोग बनाएंगे और मुझे आशा और विश्वास है कि एक बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र भी बनेगा, तीर्थाटन का केंद्र बनेगा। और जैसे हमारे धारी देवी का मंदिर है, जैसे हमारा श्रीनगर कमलेश्वर का मंदिर है, जैसे भूखाल का मंदिर बन रहा है, वैसे इसी तर्ज पे मैं चाहता हूँ कि पूरा क्षेत्र सर्किट पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाए। और मैं इस बात से आज मैं पुख्ता हो गया है कि हजारों लोगों को मैंने पूछा कि मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। सब लोगों ने कहा कि मंत्री जी बहुत अच्छा मंदिर बनाइए, और उनका आशीर्वाद मिल गया है, भैरवनाथ जी का आशीर्वाद मिल गया है। खबर हरिद्वार से है, जहां आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका को लेकर हरिद्वार में कार्यशाला आयोजित की गई। जहां CCR हॉल में आयोजित वर्कशॉप में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के अधिकारियों के साथ DM ने मीडिया को संबोधित करते हुए आपदा के दौरान की जाने वाली मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया के लोगों से भी सुझाव लिए गए। DM ने कहा कि आपदा प्रबंधन के दौरान मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। आपदा के दौरान सूचनाओं को साझा करने के लिए पत्रकारों से सुझाव लिए गए हैं, जिन्हें आपदा प्रबंधन कार्य योजना में शामिल भी किया जाएगा। आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका विषय पर आज आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें हमारे मीडिया के अधिकांश बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। और निश्चित तौर पर आपदा के संबंध में
डिटेल अभी रखा गया है आपदा अधिकारी के द्वारा। उसके बाद NDRF SDRF के भी अधिकारी आए हैं, उन्होंने भी विषय रखा हुआ है और मीडिया के बंधुओं से इसमें फीडबैक लिया जा रहा है। और निश्चित तौर पर प्रत्येक वर्ष हम लोग आपदा प्रबंधन कार्य योजना बना करके शासन को भेजते हैं और पॉलिसी फार्मुलेशन में उसका यूज होता है। तो निश्चित तौर पर इस बार जो भी सुझाव आएंगे, इन सुझावों को भी हम लोग पॉलिसी में शामिल कर पाएंगे, तो इससे एक अच्छी कार्य योजना बन पाएगी। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय मछोड़ में चिकित्साधारी डॉक्टर मृदुला नैनवाल का कहना है कि गर्मी के मौसम में खांसी, जुकाम, मानसिक रोग, बुखार, पेट में दर्द, बीपी, उल्टी, शुगर, सांस के मरीजों भी शामिल चिकित्सालय पहुंच रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि सांस के मरीजों को बीड़ी का कम सेवन करने से और झूले पर कार्य करने की सलाह दी जाती है। वहीं मानसिक रोगों के मरीजों भी अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिन्हें रात में नींद नहीं आ पा रही है। कमर घुटने के मरीजों को योगा करने की सलाह दी जा रही है, जिससे कि मरीजों को लाभ मिल सके। हमारे पास यहाँ पर बुखार के, खांसी जुकाम के, पेट दर्द के और एसिडिटी के और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के मरीज़ ज़्यादा आते हैं। सर्दियों के टाइम पे श्वास के रोगी ज़्यादा आते हैं। आजकल तो उल्टियाँ और दस्त वगैरह के लोग ज़्यादा आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर उनको श्वास के रोगियों को हम बोलते हैं कि आप बीड़ी वगैरह का, जैसे बूढ़े आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं यहाँ पर, तो हम उनको बोलते हैं कि आप बीड़ी वगैरह कम पिया कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ बीड़ी का सेवन करते हैं। और उसके अलावा हम चूल्हे वगैरह पे काम करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि चूल्हे पे काम करने से भी श्वास के रोग ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो शुगर के जो मरीज़ आते हैं, डायबिटीज़ के, तो उनको हम ये एहतियात बरतने को बोलते हैं कि आप थोड़ा कम। चमोली जिले में बद्रीनाथ हाईवे पर भारी बारिश से पागल नाला उफनाया है, जिसके चलते हाईवे पर मलबा आने से पुलिस प्रशासन ने तीर्थयात्रियों के वाहनों को चमोली, पीपलकोटी, पाखी, हेलंग और ज्योतिर्मठ में ही रोक दिया है। इसके कारण 5 घंटे तक हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप रही और बद्रीनाथ धाम के 2500 श्रद्धालु घंटों फंसे रहे। वहीं अब हाईवे पर सुचारू करने के लिए NHAIDCL को निर्देश दिए गए हैं। अभी शाम को जनपद में काफ़ी भारी बारिश हुई है, जिससे पागल नाला में बहुत अधिक मात्रा में मलबा आ गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा 2 JCB मशीन मौके पे लगाई गई है मलबे को हटाने के लिए। लगातार कार्यवाही चल रही है। चूँकि मलबा बहुत अधिक मात्रा में है तो उसको खोलने में समय लगेगा। उसी के दृष्टिगत अभी अंधेरा भी हो गया है, रात का टाइम है, तो जोशीमठ और पीपलकोटी, कर्णप्रयाग में हमने यात्रियों को रोकने की व्यवस्था की है, ताकि यात्री सुरक्षित स्थानों पे रुक सकें। और जैसे ही ये हमारा प्रदेश भर में आज मौसम का मिजाज बदल सकता है और मौसम विभाग के अनुसार आज से मौसम का मिजाज बदला रहेगा, जब मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और अंधड़ चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ ही पौड़ी, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत में गरज के साथ हल्की बारिश और अंधड़ को लेकर चेतावनी दी गई है। इसमें बात करें आज भी और कल भी, तो तब उसमें भी जो है कुछ जगहों तक में हल्की मध्यम बारिश हो है वहाँ पर भी मिलेगी। जब हम वार्निंग की बात करते हैं तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है तो उनमें ऑरेंज वार्निंग जो है आज और कल के लिए रखी गई है। तो उसमें देखिए जो वार्निंग मेनली है वो थंडरस्टॉर्म के लिए है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रेन से, हैवी रेन्स वगैरह नहीं रखा है, बिल्कुल उसका संभावना भी नहीं है। लेकिन जो थंडरस्टॉर्म है उसमें आप देखते हैं कि इंटेंस स्पेल कहीं कहीं पे मिल जाती है कि विद इन आवर और इस तरह के पीरियड में ही जो है 3-4 सेंटीमीटर बारिश मिलती है। तो वो कहीं ना कहीं एकदम गाढ़ गदर में जलस्तर बढ़ना या छोटे।
अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने सल्ट विधायक महेश जीना, भाजपा जिलाध्यक्ष घनश्याम भट्ट के नेतृत्व में जाली खान बाजार से ब्लॉक मुख्यालय तक भाजपा तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। यह यात्रा हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सफलतापूर्वक चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय को समर्पित की जा रही है। वहीं भारतीय सेना जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे के साथ शुरू हुई इस यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं सहित अन्य ग्रामीणों व युवाओं ने शिरकत की। सल्ट विधायक महेश जीना ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना का आभार व्यक्त करते हुए ऑपरेशन में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सल्ट विधानसभा में हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद आज तिरंगा यात्रा जाली खान से मोलेखाल तक निकाली थी। इसमें हमारे पूरे सल्ट के जो निवासी हैं सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि इसको सफल कराने में जितना सल्ट वासियों ने जो सहयोग दिया उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। और आपने देखा कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो लगातार मेरे को हमारे जो सल्ट, क्योंकि वीरों की भूमि है, यहाँ पर जितने भी हमारे पूर्व सैनिक भी हैं उनका लगातार मुझे फ़ोन आ रहा था कि अल्मोड़ा की जो आर्मरी में पुराने हथियार पड़े हमारे को ये इशू कर दिया जाए और जो पेंशन भारत सरकार हमें दे रही है उसका भी हम भारत सरकार का कर्ज चुका पाएँ, हमें भी बॉर्डर पर भेज दें। तो उनका ये जज्बा देख के हमें भी बड़ा खुशी हुई। तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के सफलता पर अपने वीर सैनिकों के सम्मान में ये यात्रा पूरे अपने ज़िले में ये यात्रा चल रही है, जो कि हमने इससे पूर्व रानीखेत, उसके बाद दुरहाट, आज हमारा सल्ट विधानसभा का यह यात्रा, ये जो यात्रा पूरी विधानसभा की यात्रा थी और ये जाली खान से दुनिया में आज कोई भी बिना स्वार्थ किसी का साथ नहीं देता। यही हाल अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का भी है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अक्सर देशों की अर्थव्यवस्था सुधारने के नाम पर उन्हें लोन देता है, लेकिन इसके बदले में कठोर शर्तें भी लागू करता है। पाकिस्तान को मिला IMF का लोन भी इसी नीति का हिस्सा था। जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, तब IMF द्वारा पाकिस्तान को लोन देने पर भारत में लोगों ने विदेश नीति पर सवाल उठाए। कई लोगों ने यह भी पूछा कि क्या भारत ने इसका विरोध नहीं किया। दरअसल IMF किसी भी देश को लोन अपनी शर्तों पर देता है और यह शर्तें इतनी कठोर होती हैं कि देश की आर्थिक संप्रभुता तक प्रभावित हो जाती है। पाकिस्तान को हाल ही में IMF से लोन मिला, लेकिन इसके बदले में IMF ने 11 कड़ी शर्तें लागू की हैं और इन शर्तों का असर सीधे आम जनता पर पड़ता है। और ये साफ है कि IMF का मकसद सिर्फ मदद नहीं बल्कि रणनीतिक और आर्थिक हितों की प्रतिपूर्ति भी होता है। ऐसी ही सच्चाइयों को जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद बड़े तनाव के बाद अब सीज फायर हो गया है। जब भारत पाकिस्तान दोनों की ओर से सीमा पर हमले हो रहे थे तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने आतंक के पनाहगार देशों को आर्थिक मदद देने के लिए $1 अरब के लोन को मंजूरी देकर दुनिया भर में किरकिरी कराई थी। लेकिन अब उसे भी पाकिस्तान का असली खेल शायद समझ आ गया है और वैश्विक निकाय ने बेल आउट की अगली किस्त जारी करने से पहले 11 नई शर्तें लगा दी हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के लिए बड़ी चेतावनी भी जारी की है, क्योंकि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान को भारी भरकम कर्ज देने के बाद IMF को अब शायद अपना पैसा डूबने का खतरा महसूस होने लगा है, क्योंकि IMF ने अपने बेल आउट पैकेज की अगली किस्त जारी करने के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाई हैं और इसके बाद पाकिस्तान पर कुल शर्तें बढ़कर 50 हो गई हैं। IMF की ओर से पाकिस्तान को साफ कह दिया गया है कि अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो फिर उसे अगली किस्त जारी नहीं की जाएगी। आपको यह भी बता दें
कि बीते दिनों जब भारत और पाकिस्तान की सेनाएं सीमा पर आमने सामने थी और दोनों ओर से ड्रोन व मिसाइल अटैक किए जा रहे थे, तो ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को मौजूदा एक्सीडेंट फंड फैसिलिटी के तहत 1 अरब अमेरिकी डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी थी। इसके साथ ही IMF ने मौजूदा 7 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज के तहत पाकिस्तान के लिए क्लाइमेट रिसाइलेंस लोन के लिए भी अतिरिक्त 1.4 अरब डॉलर की राशि भी मंजूर की है। इसे जोड़कर पाकिस्तान को IMF से मिली कुल मदद 2.4 अरब डॉलर हो जाती है। इस मंजूरी के बाद IMF के खिलाफ ग्लोबल गुस्सा फूट पड़ा था और दुनिया भर में उसकी किरकिरी हो गई थी। इसके बाद IMF की ओर से पाकिस्तान पर शर्तों को लागू किया गया है और अगर पाकिस्तान के लिए लाई गई नई शर्तों पर गौर करें तो इनमें रिकॉर्ड 17.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के संघीय बजट को संसद की मंजूरी शामिल है। वहीं बिजली बिलों पर हाई सरचार्ज लगाए जाने की शर्त भी रखी गई है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के आयात नियमों के तहत केवल 3 साल तक पुरानी कारों के आयात की अनुमति है, अभी के समय में इसे 5 साल करना शामिल है। इसके अतिरिक्त सरकार को 2035 तक स्पेशल टेक जोन और इंडस्ट्रियल पार्कों के लिए प्रोत्साहनों को क्रम दर क्रम तरीके से समाप्त करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना होगा और इसकी रिपोर्ट साल के अंत तक पेश की जानी है। वही एनर्जी सेक्टर में प्रमुख शर्तें की बात करें, 1 जुलाई 2025 तक वार्षिक बिजली शुल्क पुनर्निर्धारण की अधिसूचना जारी करना होगा पाकिस्तान को। साथ ही 15 फरवरी 2026 तक अर्धवार्षिक गैस टैरिफ को समायोजन करना शामिल है। वहीं मई के अंत तक कैप्टिव पावर लेवी अध्यादेश को लागू करने के लिए स्थायी कानून लाने को कहा गया है और जून के अंत तक डेप्ट सर्विस सरचार्ज यानी कि मूल कीमत या शुल्क के ऊपर लगाया जाने वाला कर, इस पर 3.21 रुपए प्रति यूनिट की लिमिट हटाने को कहा गया है पाकिस्तान से। वहीं IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का आने वाला रक्षा बजट 2,414 अरब रुपए अनुमानित है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 12% ज्यादा है। लेकिन हाल ही में शहबाज शरीफ सरकार ने इस महीने की शुरुआत में 2500 अरब रुपए यानी 18% वृद्धि करने का मन बनाया है, जो IMF के राजकोषीय संतुलन लक्ष्य के विपरीत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने संसद को जून 2025 तक IMF लक्ष्यों के अनुरूप 2026 का बजट पारित करने के लिए कहा गया है। IMF के द्वारा पाकिस्तान को 11 नई शर्तें लागू करने के साथ ही स्पष्ट रूप से चेतावनी भी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अगर जारी रहता है या फिर और अधिक बढ़ता है तो इसका असर सीधे तौर पर राजकोष पर पड़ेगा। IMF की चेतावनी पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखकर आई है। बता दें कि पहलगाम हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इस ऑपरेशन के तहत एयर स्ट्राइक करते हुए हमला किया था और इसमें 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की बात सामने आई थी। इसके बाद बीते 10 मई को भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम पर सहमति बनी थी। तो साफ है कि IMF केवल आर्थिक मदद नहीं देता, वह अपनी शर्तों के जरिए देशों की नीतियों पर नियंत्रण भी चाहता है। पाकिस्तान का ताजा उदाहरण दिखाता है कि कैसे कर्ज की आड़ में उसकी आर्थिक संप्रभुता IMF के शिकंजे में आ गई है। यह रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक संस्थाओं का असली मकसद मदद नहीं बल्कि अपने हितों की रक्षा और प्रभाव विस्तार होता है। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।